तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं हमारे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, जिसको हम वंशानुक्रम एवं वातावरण के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक से सीटेट के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने एक बार इसको थ्योरी को अच्छे से समझ लिया तो एक बार चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी सीटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मेरी जो इससे पहले की वीडियो है आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन ने पूछा है, एक बच्चे की शारीरिक बनावट उसके माता पिता जैसी है, लेकिन उसकी भाषा, व्यवहार और सामाजिक आदतें अलग अलग है। इससे सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकलता है। एक बच्चा है, ठीक है, तो जो बच्चे की बनावट है, जो उसके शरीर की बनावट है, जैसे उसकी आंखों का रंग हो गया है, उसकी हाइट हो गई या उसके बाल हो गए, ठीक है, इस तरह का, तो जो उसकी शारीरिक बनावट है वो तो माता पिता जैसी है, लेकिन उसकी भाषा, उसका बोलने का तरीका, उसका व्यवहार जो है और जो उसकी सामाजिक आदतें हैं वो अपने माता पिता से अलग है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो क्या कि विकास केवल वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, विकास केवल वातावरण से निर्धारित होता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, या वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जो हमारा विकास होता है, जब भी कोई बच्चा एक विकास से गुजरता है तो उसमें वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि उसकी शारीरिक बनावट तो अपने माता पिता जैसी हो गई, तो जो उसकी हेरिडिटी मतलब जो उसके जीन्स है वो तो उसके अपने माता पिता से मिले हैं, तो शारीरिक बनावट तो चली गई बच्चे की किस पर, अपने माता पिता पर, जीन्स की वजह से अपने माता पिता के। लेकिन जो उसके व्यवहार करने का तरीका है, जो उसकी भाषा है, जो उसकी सामाजिक आदतें हैं, वो कहाँ से डेवलप होंगी, वो होंगी समाज में रहकर। तो देखो, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि हेरिडिटी, जो शारीरिक बनावट है वो तो माता पिता से मिली, और एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा कि उसका जो भाषा, व्यवहार और सामाजिक आदतें हैं वो क्या हो गई, वो अलग हो गई। तो इसमें हमें दोनों चीज़ देखने के लिए मिल गई, जेनेटिक भी और एनवायरनमेंट की। तो जो हेरिडिटी है वो माता पिता से मिला, मतलब अनुवांशिक गुण जो का क्या है माता पिता से मिले, और जो उसकी आदतें हैं, सामाजिक आदतें, वो हम मतलब वातावरण में रहकर, समाज में रहकर क्या हुई है, विकसित हुई है। तो जो बच्चे का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर होता है। बच्चे का मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो अपना विकास करता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के परस्पर संयोग से करता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि केवल वातावरण विकास को प्रभावित करता है, या केवल जो हेरिडिटी होती है, जो वंशानुक्रम होता है, केवल विकास उस पर ही निर्भर होता है। तो जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर होता है, दोनों का संयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, यदि 2 समान जुड़वा बच्चे अलग अलग सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण में पलते हैं तो उनमें मुख्यतः अंतर किस कारण से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। अब दोनों बच्चों को अलग अलग सामाजिक परिवेश में भेज दिया गया, ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण में पलते हैं। दोनों बच्चों को अलग अलग सामाजिक वातावरण और शैक्षिक वातावरण में भेज दिया, मतलब एक बच्चा किसी और इस विद्यालय में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा किसी और विद्यालय में भेज दिया। और जाहिर सी बात है कि सब जगह का वातावरण, सब जगह का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो दोनों बच्चे अलग अलग जगह पहुँच गए हैं। तो इसमें मुख्यतः जो अंतर है वो किस कारण से देखा जाता है, केवल वंशानुक्रम, क्या केवल वंशानुक्रम के आधार पर हम उनका आकलन कर पाएंगे, नहीं। केवल आयु का आकलन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसमें शुरू में कह दिया है कि दो समान जुड़वा बच्चे, क्योंकि बच्चे क्या है, समान जुड़वा है, तो उनकी आयु में भी कोई अंतर नहीं है कि एक बड़ा है तो ज़्यादा सीखेगा, छोटा है तो कम सीखेगा, उनकी आयु भी समान है। पर्यावरणीय अनुभवों की भिन्नता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जो उनके पर्यावरण, जो उनके अनुभव होंगे, दोनों को अलग अलग अनुभव मिलेंगे। जेनेटिक तौर पर दोनों सेम है और जुड़वा भी है, तो जीन्स तो दोनों को सेम मिले हुए हैं, लेकिन जब उनको अलग अलग परिवेश में, अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में भेज दिया गया है तो उनका जो क्या होगा, पर्यावरण अनुभव भी अलग अलग होंगे। इस बेस पर इसको मुख्यतः अंतर देखा जा सकता है। केवल जैविक विकास रुक जाने के कारण, जैविक विकास रुक जाने के कारण नहीं,
ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि यदि दो समान जुड़वा बच्चे अलग अलग शैक्षिक संस्थान में पलते हैं तो उस पर मतलब जो मुख्य कारण होता है वो क्या होगा, पर्यावरण अनुभवों की भिन्नता। दोनों में क्या होगा, जो एनवायरमेंटल जो उन दोनों के एक्सपीरियंस होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, एक शिक्षक कहता है इस बच्चे के माता पिता पढ़ाई में कमजोर थे इसलिए यह बच्चा भी अच्छा नहीं कर सकता। यह कथन किस धारणा को दर्शाता है। ठीक है, एक टीचर क्या कह रहा है, क्या स्टेटमेंट दिया टीचर ने कि इस बच्चे के तो माता पिता भी पढ़ाई में कमजोर थे और तो ये बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये किस धारणा को दर्शाता है। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि जिन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते या शिक्षित नहीं होते तो क्या वो बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते। क्या आपने अपने मतलब समाज के अंदर इतने उदाहरण देखे हैं कि जो माता पिता स्कूल की तरफ भी नहीं गए, मतलब जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, उनके बच्चों ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है। तो हमसे पूछा कि यह कथन किस धारणा को दर्शाता है, किस धारणा का अध्यापक रहा होगा जिसने ये स्टेटमेंट दिया होगा। विकास की निरंतरता, क्या ये विकास की निरंतरता को दर्शाता है, क्या वंशानुक्रम को नित्यात्मक मानना, या पर्यावरण की भूमिका, या व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पर टीचर ने ये धारणा बना ली है कि इस बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे तो ये बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता। टीचर के मन में ये क्या आ गया है, ये बात आ गई है कि जैसे कि मतलब जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं तो बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता। ये होता है वंशानुक्रम को नियतात्मक मानना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में एक पूर्ण गलत धारणा बना लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ये कहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, मतलब ये ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि इन ऑप्शन में से सबसे अच्छी प्रकार से कौन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतः क्रिया होती है, उनको अच्छी तरह से दर्शाता है। जीन बच्चे की क्षमताएं पूरी तरह तय करते हैं। क्या बस बच्चे के अंदर जो हेरिडिटी मतलब जो आनुवंशिक गुण होते हैं क्या केवल वही उसकी क्षमता को पूरी तरह से तय करते हैं। नहीं, वातावरण का प्रभाव केवल शारीरिक विकास पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों विकास पर पड़ता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आनुवांशिक संभावनाएं वातावरण के अनुभव से प्रभावित होकर अभिव्यक्त होती हैं। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सभी बच्चों में समान वातावरण समान विकास होगा ऐसा भी नहीं होता कि बच्चे मान लीजिए सभी बच्चे एक जैसे ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उनका विकास भी एक तरीके से होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल की तरह से ही विकास होता है। सबका विकास अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई थोड़ा लेट चलना सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा लेट बोलना सीखता है। लेकिन एनवायरनमेंट में तो एक में ही रह रहे हैं ना, तो इसलिए जो यहाँ पर ये कहना भी सही नहीं होगा कि समान वातावरण से समान विकास होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर निकलेगा वो निकलेगा कि आनुवांशिक जो संभावनाएं होती हैं वो वातावरण के अनुभव से, जो वातावरण के जो अनुभव हैं उनसे प्रभावित होकर अभिव्यक्त होती है। मतलब जो आनुवांशिक हमारी जो संभावनाएं होती है वो किसमें वातावरण के अनुभव से प्रभावित होकर और भी ज़्यादा अच्छी प्रकार से हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपस में परस्पर संयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, किसी बच्चे में संगीत की अच्छी संभावित क्षमता है। अच्छी संभावित क्षमता का मतलब उसमें संभावना है कि वो बहुत अच्छा कर सकता है संगीत के अंदर, लेकिन उसे संगीत सीखने का अच्छा अवसर नहीं मिला। मतलब उसे इस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं मिला कि वो संगीत सीख पाए, या तो इस तरह के विद्यालय में चला गया कि जहाँ पर संगीत को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती, या विद्यालय में कोई संगीत की क्लास ही नहीं होती। इस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा पहुँच गया है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या केवल वंशानुक्रम पर्याप्त है, केवल वातावरण पर्याप्त है, आनुवांशिक क्षमता के विकास में अनुकूल वातावरण महत्वपूर्ण है। ये कहा गया कि जो हमारी आनुवांशिक जो हमारी क्षमता है भाई उसके अंदर क्या क्षमता है, उसके अंदर है कि वो अच्छा संगीत सीख सकता है। तो उसके अंदर ये जेनेटिक है, लेकिन उसको निखारने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो आनुवांशिक क्षमता होती है उसके विकास के लिए अनुकूल उसके जैसा वातावरण महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक को किसी बच्चे की कम शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं करना चाहिए कि उसकी बौद्धिक क्षमता कम है, क्योंकि
सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है, ऐसा तो होता ही नहीं कि सब बच्चों की बुद्धि समान होती है। इवन अगर दो जुड़वा बच्चे भी हैं उनकी भी बुद्धि मतलब जो उनका भी IQ है वो भी समान नहीं होता, वो उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर ये कह देना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है। उपलब्धि पर वातावरण, अवसर और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का विकास कभी नहीं होता, ये कह रहे हैं कि बुद्धि का विकास कभी होता ही नहीं है। वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं होता, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है कि जो उपलब्धि पर जो हम अचीव करते हैं उस पर वातावरण का, ठीक है, कि किस प्रकार का वातावरण मिला है, अवसर का कि उसको बार बार अवसर मिला है किस चीज़ को करने का, और शिक्षण का कि उसे किस प्रकार से शिक्षित किया गया है, उसे किस प्रकार से शिक्षण दिया गया है, उन सब का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है? इनमें से कौन सा उदाहरण है जिससे हमें ये पता चलता है कि विकास में जो बच्चे का विकास होता है उसके लिए अनुवांशिक और जो वातावरण है, जो वंशानुक्रम और वातावरण है, उसका संयुक्त प्रभाव मतलब उसका जो मेल होता है उससे प्रभाव पड़ता है। बच्चे की आंखों का रंग, बच्चे की आंखों का रंग से प्रभाव तो केवल वंशानुक्रम का पड़ेगा। बच्चों का रक्त समूह, जो बच्चे का रक्त समूह है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये भी वंशानुक्रम से संबंधित हो जाएगा। भाषा सीखने की क्षमता का अनुकूल सामाजिक वातावरण में विकसित होना, तो जो बच्चे की भाषा सीखने की जो क्षमता है उसका अनुकूल, उस अनुकूल से मतलब एक पॉजिटिव या उसके जैसा, अनुकूल मतलब जहाँ पर बच्चा अच्छी प्रकार से अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, सामाजिक वातावरण में विकसित होना। जन्मजात शारीरिक विशेषता, तो उसके अंदर अगर कोई जन्मजात शारीरिक विशेषता है तो वो दोनों का वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त मिश्रण नहीं है, वो केवल वंशानुक्रम है। तो यहाँ पर दोनों का संयुक्त मिश्रण हमें कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है कि जो भाषा सीखने की क्षमता है, कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता का अनुकूल जो सामाजिक वातावरण में विकसित होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन ने पूछा है, यदि किसी बच्चे में सीखने की क्षमता अच्छी है लेकिन घर में उसे प्रोत्साहन और विद्यालय में उचित अवसर नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बच्चा है वो अच्छा सीख सकता है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, मतलब ये तो उसकी जेनेटिक हो गई, मतलब ये उसकी वंशानुक्रम होगी, हेरिडिटरी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हेरिडिटरी हो गया कि उसके अंदर क्षमता है, तो ये हेरिडिटरी हो गया। लेकिन उसे घर में, तो घर भी क्या हो गया, घर भी किसके अंतर्गत आता है? घर भी तो वातावरण के अंदर ही आता है। उसे घर में प्रोत्साहन नहीं मिला और विद्यालय में उचित अवसर नहीं मिले, तो घर में उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, किसी ने इतना इनकरेज ही नहीं किया, मतलब इस तरह के माता पिता रहे होंगे कि उन्होंने अपने बच्चे पर इतना ध्यान ही नहीं दिया कि अपने बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए किसी चीज़ के लिए, कि बच्चे तुम इस चीज़ में अच्छा कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में तुम अच्छा कर सकते हो, तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिला और विद्यालय में उचित अवसर नहीं मिले और उसको विद्यालय में कोई अवसर भी नहीं मिला। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को कमज़ोर घोषित कर देना चाहिए क्या सिर्फ इसी बेस पर कि उसे घर पर किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया और उसको अवसर नहीं मिला, तो क्या इसी बेस पर बच्चे को क्या कमज़ोर घोषित कर देंगे? नहीं, उसकी आनुवंशिक क्षमता को दोष देना। जब बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता है तो आप किस तरह से उसकी आनुवंशिक क्षमता को दोष दे सकते हो? सीखने के लिए अनुकूल एवं समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। तो एक शिक्षक को चाहिए एक फैसिलिटेटर होने के नाते कि जिस बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता है, भले ही उसे स्कूल से या विद्यालय मतलब उससे घर से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, लेकिन मतलब टीचर को क्या करना चाहिए कि सीखने के लिए, उस बच्चे के सीखने के लिए अनुकूल उसके जैसा और समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। उसे बच्चों से अलग कर देना चाहिए। जब बच्चों से अलग कर देंगे तो वो सीखेगा क्या? एक तो पहले से ही उसे अपने घर से मतलब प्रोत्साहन नहीं मिला है, अपने माता पिताओं से, और स्कूल में और उसको क्या कर देंगे, बच्चों से अलग कर देंगे, तो वो और भी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि सीखने के लिए अनुकूल एवं समृद्ध वातावरण उसको उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेचर नर्चर की बहस का आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण क्या मानता है? जो नेचर नर्चर की बहस हुई थी, कोई मानता है कि हेरिडिटरी मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट है, किसी व्यक्ति के विकास के लिए हेरिडिटी इम्पोर्टेंट है, और कोई दार्शनिक मतलब जो मनोवैज्ञानिक है, कोई मानता था कि बच्चे के विकास के लिए क्या है, केवल वातावरण ही महत्वपूर्ण है। तो एक नेचर नर्चर की बहस हुई थी, उसमें ये निष्कर्ष निकला था कि जो विकास के लिए, जो विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, उसके लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें क्या दृष्टिकोण है? नेचर ही विकास का एकमात्र साधन है? नहीं। नर्चर ही विकास का एकमात्र साधन है?
नहीं, मतलब आधार है नहीं, दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की दोनों की पारस्परिक अंतरक्रिया से ही क्या होता है, विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब दोनों ही, जब दोनों की अंतःक्रिया होगी उससे ही विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो डिबेट में यही डिस्कस निकला था कि जो किसी भी जो व्यक्ति या बच्चे का जो विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की आपस में अंतःक्रिया करने से होता है। तो ऑप्शन मतलब अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। एक ही परिवार में पलने वाले दो भाई बहनों की सीखने की गति अलग अलग है। शिक्षक के लिए इसका सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है। हर इंसान के अंदर अलग एक कुछ ना कुछ अलग ही क्वालिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात देखने के लिए मिल रही है कि दोनों एक ही परिवार में पलने वाले दो भाई बहन हैं और दोनों की सीखने की गति अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। एक बच्चा निश्चित रूप से वंशानुक्रम रूप से कमजोर है। वंशानुक्रम रूप से कैसे कमजोर हो जाएगा, एक ही परिवार में पलने वाले दो भाई बहन हैं तो दोनों के जीन्स तो समान होंगे। ठीक है, तो ये वंशानुगत रूप से कमजोर नहीं होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्वाभाविक है। दोनों का बिल्कुल समान शिक्षण देना चाहिए, दोनों को समान शिक्षण ही मिल रहा है, लेकिन दोनों की सीखने की गति अलग अलग है। केवल परिवार का वातावरण जिम्मेदार है, तो ये ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलता है वो क्या होता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो स्वाभाविक होती हैं। सभी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्वाभाविक होती है। अब किसी को भी उठाकर देख लीजिए, इतनी दुनिया भरी पड़ी है, क्या आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसमें मतलब जिसकी जो व्यक्तिगत रूप से भिन्न नहीं होगा। सबकी अपनी पसंद नापसंद अलग अलग होती हैं, सीखने की गति, ठीक है, रुचियाँ, ये सब क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब जो एक ही घर में रहने वाले एक ही माता पिता से जन्मे जो भाई बहन होते हैं उनकी सीखने की गति, उनकी पसंद नापसंद, उनके इंटरेस्ट सब अलग अलग होते हैं। तो आप पूरी दुनिया में उठा कर देख ले, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मतलब एक जैसी सोच, एक जैसी पसंद नापसंद, ठीक है, एक जैसी सीखने की गति या एक जैसा सीखने का मतलब एक ही सीखने का मतलब एक ही विकास की गति होगी उनकी। एक ही परिवार में मान लीजिए दो बच्चे हैं तो हो सकता है कि एक थोड़ा जल्दी चलना सीखने लगे, एक थोड़ा लेट चलना सीखने लगे। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। तो यहाँ पर यही समझ में आता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो स्वाभाविक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुण मुख्यतः वंशानुगत प्रभाव से अधिक संबंधित माना जाता है। ये कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनको पढ़कर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण है वो वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी को ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्या विद्यालय की भाषा, तो क्या विद्यालय की भाषा हेरिडिटी आएगी, नहीं, ये तो एनवायरनमेंट उसमें आएगी। सामाजिक व्यवहार, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। रक्त समूह, ये हेरिडिटी से संबंधित होगा। अध्ययन की आदत, ये एनवायरनमेंट से संबंधित होगी। तो यहाँ पर वंशानुगत प्रभाव से जो अधिक संबंधित है वो क्या है, रक्त समूह। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, एक शिक्षक मानता है कि बच्चे की बुद्धि जन्म के समय जितनी है जीवन भर उतनी ही रहेगी। यह विचार के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। एक शिक्षक है और ये मान रहे हैं कि जो बच्चे की जो बुद्धि है वो जन्म के समय जितनी है जीवन भर उतनी ही रहेगी। तो ये किस सिद्धांत की अपेक्षा करता है कि विकास में परिवर्तनशीलता और पर्यावरण प्रभाव की, वंशानुक्रम के महत्व की नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता की नहीं, परिपक्वता की नहीं। तो ये किस चीज़ की उपेक्षा कर रहा है, ये उपेक्षा कर रहा है मतलब ये कहना चाह रहा है कि बस उसके अंदर हेरिडिटी मतलब वो हेरिडिटी तौर पर ही अपना विकास करेगा, उसका मतलब उसके ऊपर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अपने समाज परिवेश में रहना शुरू करता है तो उसी के अनुसार उसका विकास होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से उसकी बुद्धि भी विकसित होने लगती है, उसकी भाषा विकसित होने लगती है। और इन्होंने कहा कि जितनी जन्म के समय है उतनी ही जीवन भर भी उतनी रहेगी। तो ये किस चीज़ की उपेक्षा कर रहे हैं, ये उपेक्षा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विकास में परिवर्तनशीलता मतलब विकास परिवर्तनशील है, मतलब विकास में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जैसे कि ऐसा कह देने का जो बच्चा जैसे पैदा हुआ है जीवन भर ऐसा ही रहेगा, मतलब शेष अवस्था में ही रहेगा पूरी जिंदगी भर। क्या ऐसा संभव है?
ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की उपेक्षा हो रही है कि विकास में परिवर्तनशीलता और पर्यावरणीय अभाव, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि विकास में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा और उसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विकास में परिवर्तनशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव के उस सिद्धांत की उपेक्षा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी बच्चे की आनुवंशिक क्षमता उच्च है लेकिन उसे कुपोषण, तनाव और सीखने के अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि एक बच्चा है जिसकी हेरिडेटरी जो उसकी एबिलिटी है वो तो उच्च क्वालिटी की है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसको एनवायरनमेंट किस तरह का मिलता है, तनाव से भरा हुआ, सीखने के अवसर नहीं मिलते, कुपोषण मतलब उसको अच्छे प्रकार से पोषण नहीं मिलता। तो आने वाले समय में क्या संभावित परिणाम हो सकता है, उसकी सभी क्षमताएं स्वतः पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी जब उसको, भले ही चाहे उसको हेरिडेटरी जो एबिलिटी है उसकी, जो उसको हेरिडेटरी गुण है वो अच्छे मिले हों, लेकिन जब वो बच्चा कुपोषण से युक्त होगा, उसको तनाव मिलेगा, सीखने के अवसर नहीं मिलेंगे, तो क्या उसका स्वतः पूर्ण रूप से विकास होगा? नहीं। पर्यावरणीय परिस्थितियां उसकी विकासात्मक संभावनाओं को सीमित कर सकती हैं। केवल वंशानुक्रम ही परिणाम निर्धारित करेगा क्या? केवल जो वंशानुक्रम है वही परिणाम निर्धारित करता है? नहीं, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत कह दिया। तो ऑप्शन नंबर बी कि जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो उसकी जो विकासात्मक संभावनाएं हैं उसको सीमित कर देंगी। ठीक है, भले ही उसके अंदर जो आनुवंशिक क्षमता है वो उच्च है, लेकिन जैसे उसको इस तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो क्या करेगा, जो उसकी विकासात्मक संभावनाओं को सीमित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को बच्चे की वंशानुगत विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो एक शिक्षक है और उस शिक्षक को बच्चों की जो वंशानुगत विशेषताएं हैं, जो उसकी हेरिडिटी क्वालिटीज़ हैं, उसको कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? बच्चों की क्षमताओं पर स्थायी लेबल लगा देना चाहिए? नहीं। बच्चों को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए? नहीं। पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर तो कभी भी वर्गीकृत नहीं करना चाहिए कि ये अच्छे परिवार से आता है या ये लो परिवार से आता है। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे की संभावनाओं को पहचान कर उपयुक्त सीखने के अवसर देना चाहिए। ये सबसे सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों की संभावनाओं को पहचान कर बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है। कोई धीमे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई विकलांग बच्चा है, किसको सुनाई नहीं देता, किसको दिखाई नहीं देता। तो बच्चों की संभावनाओं को देखते हुए, बच्चों की मतलब क्षमताओं को देखते हुए कि बच्चा किस प्रकार से कर सकता है, पहचान कर उसको उपयुक्त सीखने के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बाल विकास के संदर्भ में सबसे वैज्ञानिक है? सबसे अच्छा क्या कथन है बच्चों के विकास में, ये पूछा गया है। वंशानुक्रम विकास की अंतिम सीमा तय करता है, कि जो वंशानुक्रम है, जो हेरिडिटी, वो क्या विकास की अंतिम सीमा तय कर देता है। मतलब कि जो विकास होता है बस वो वंशानुक्रम आधार पर ही होता है, उसका वातावरण पर, मतलब उस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत कह दिया है। वातावरण बच्चे की आनुवंशिक विशेषताओं को पूरी तरह बदल देता है, ये भी गलत है। विकास आनुवंशिक प्रवृत्तियों और पर्यावरण अनुभव की जटिल अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब जो विकास होता है वो जो हमारी हेरिडिटी है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे जो अनुभव मिलते हैं उसकी जटिल अंतः क्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और सभी बच्चों का विकास समान परिस्थिति में समान रहता है, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आने वाली सभी वीडियोज, जितनी भी सीटेट के लिए वीडियोज आने वाले हैं इसी चैनल पर आने वाली हैं, तो इसलिए बेस्ट फॉर टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।